हेलो फ्रेंड्स, क्लास 7 का एसआईटी बुक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। क्या है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन ना। तो ये इकाई 2 का है। राज्य सरकार। इस शिक्षकों के लिए है कुछ लाइनें। ये 2 अध्याय 2 और 3 राज्य सरकार के बारे में ठोस उदाहरणों के जरिए सरकार के काम और ढांचे को प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं और हमने इनमें स्वास्थ्य के क्षेत्र से उदाहरण लिए हैं, जबकि कुछ दूसरे उदाहरण भी उतने ही महत्वपूर्ण हो सकते थे। ठीक है, तो इसमें 2 और 3 चैप्टर क्या है, 2 अध्याय क्या है, 2 और 3 अध्याय जो राज्य सरकार के बारे में ठोस उदाहरण के जरिए जो सरकार के काम और ढांचा है तो उसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है और इनमें स्वास्थ्य के क्षेत्र से उदाहरण लिए गए हैं, जबकि कुछ दूसरे उदाहरण भी इतने ही महत्वपूर्ण हो सकते थे। अध्याय 2 लोगों के लिए बहुत महत्व रखने वाले एक मुद्दे के रूप में स्वास्थ्य की चर्चा करता है। स्वास्थ्य सेवा के सार्वजनिक और निजी दोनों पहलू हैं। जो स्वास्थ्य है ना, स्वास्थ्य सेवा तो ये सार्वजनिक सभी के लिए और निजी प्राइवेट दोनों पहलू के लिए जरूरी है। भारत में स्वास्थ्य सुविधाएं सबको प्राप्त नहीं है। जो भारत देश है ना, तो यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं सबको प्राप्त नहीं है। हालांकि हमारा संविधान ये मानता है कि जो स्वास्थ्य का अधिकार है हमारे मौलिक अधिकारों का भाग है। तो हमारा संविधान क्या मानता है कि जो स्वास्थ्य का अधिकार ये मौलिक अधिकारों का एक अधिकारों का भाग है, फिर भी वह समान रूप से सबके लिए उपलब्ध नहीं है। यहाँ दिए गए विवरणों की मदद से विद्यार्थी यह देख पाएंगे कि सरकार से अपेक्षा की जाने वाली भूमिका, जो सरकार से अपेक्षा की जाती है वह भूमिका और आदर्श क्या होने चाहिए और उसके ढांचों के पीछे किस प्रकार के तर्क व आधार निहित है। तो फिर इसका जो ढांचा है तो उसके पीछे किस प्रकार का तर्क व आधार निहित है ना। तो वर्तमान स्थितियों को बदलने की कुछ तरीकों की भी चर्चा अध्याय में की गई। जो स्थिति है वर्तमान में तो उसको बदलने की चर्चा भी इस अध्याय में की गई है। बात करें सरकार की कार्य प्रणाली और प्रतिनिधित्व, तो उत्तरदायित्व व सार्वजनिक हित जैसे अवधारणाओं की बातचीत अध्याय 3 में की गई है। तो सार्वजनिक जो हित है, जो सबके लिए भलाई है, तो वह अवधारणा अध्याय 3 में की गई, उसका बाद 3 में किया गया है। यद्यपि विधायिका और कार्यकारिणी दोनों के बारे में चर्चा की गई है। तो बात करेंगे विधायिका और कार्यकारिणी, जो कार्य करने वाले होते हैं, तो उन दोनों के बारे में चर्चा की गई है। हमें यह अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि विद्यार्थी इनके बीच के कई बारीक अंतरों को पूरी तरह पकड़ पाएंगे। यही बेहतर होगा कि हम धैर्यपूर्वक उन्हें कई प्रश्नों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करें। तो क्या है, ये अच्छा होगा कि जो हम किसी भी प्रश्न है तो उनके लिए पहले धैर्यपूर्वक मतलब धीरे से प्रश्नों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करें। और जैसे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन लग रहा है, तो बात करें जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है तो कौन लग रहा है, तो विधायक से यह समस्या हल क्यों नहीं हो सकती आदि ऐसे प्रश्नों की मदद से वे सरकारी ढांचों के तर्कों और आधारों को स्वयं अपने मन में निर्मित कर पाएंगे। यह बहुत जरूरी है कि बच्चे सार्वजनिक मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करने का आत्मविश्वास पा सकें। तो ये बहुत ज़रूरी है जो बच्चा है और सार्वजनिक मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करने का आत्मविश्वास पा सके और इन अध्यायों के अभ्यासों को करते हुए सरकार की भूमिका की सही समझ बना सके। आप उनके साथ चर्चा करने के लिए और समस्याओं की निदान ढूंढने के लिए कई परिचित मामलों का चुनाव कर सकती हैं। तो इसके लिए आप कई ऐसे जाने माने जो मामला है उसका चुनाव कर सकते हैं और उसके बारे में पता कर सकते हैं। जैसे पानी, यातायात हो गया, स्कूल की फीस हो गया, किताबें या बाल श्रम इत्यादि। बात करें वॉलपेपर के माध्यम से उन्हें अपने विचार प्रस्तुत करने दीजिए और सरकार और उसके कार्यों पर चर्चा अमूमन उबाऊ और रूखी हो जाती है। तो जो सरकार और उसके कार्यों पर जो चर्चा है तो अधिकतर क्या हो जाता है, अमूमन उबाऊ और रूखी हो जाती है। तो वो काफ़ी चिड़ वाला हो जाता है और रूखा हो जाता है। इसलिए ये और भी ज़रूरी हो जाता है कि इन अध्याय को करते हुए हम कक्षा को ज़्यादा शिक्षात्मक बनाने के बजाय चर्चा, विचार विमर्श और गतिविधि से भरपूर बनाएं। देखिए, अब तो वो तो शिक्षक के लिए बात थी, अब हम लोग के लिए इधर पार्ट है। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो लाइन है ना, इसको पढ़ना काफ़ी ज़रूरी बनता है, क्योंकि यहीं से सीटेट के लिए क्वेश्चन बहुत सारा बनती है और इसमें से जो क्वेश्चन बनती है ना, तो अधिकतर ये क्या बोलते हैं, कथन और कारण में बनता है। देखिए अध्याय 2,
किस प्रकार से अलग अलग जगह का चित्र दिया हुआ है। स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। लोकतंत्र में लोगों की अपेक्षा रहती है, लोकतंत्र में लोगों की यह अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। तो यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने व गृह निर्माण, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि जो बिजली आदि है तो उसको उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है। इस अध्याय में हम स्वास्थ्य के अर्थ और उससे संबंधित समस्याओं को जांचेंगे। तो इस अध्याय में हम लोग क्या देखेंगे, जो स्वास्थ्य है, जो हेल्थ है और जो उसका अर्थ है उससे संबंधित उससे रिलेटिव समस्या है तो उस सबको जांचेंगे। और इस अध्याय के उपशीर्षकों को देखेंगे कि आपके विचार में ये विषय सरकार के काम से किस प्रकार जुड़ा हुआ है। तो हमारे विचार में किस प्रकार से यह काम सरकार से जुड़ा हुआ है देखेंगे ना। ये जो शीर्षक है, ये शीर्षक ही है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। देखिए स्वास्थ्य क्या है, देखिए अलग अलग जगह का चित्र है। यहाँ पर किसी का ऑपरेशन हो रहा है, किस प्रकार का घर बना हुआ है, किस प्रकार से बच्चे खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार से सोच सकते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना। तो स्वास्थ्य का मतलब हम अनेक प्रकार से सोच सकते हैं। तो स्वास्थ्य का मतलब क्या हो गया कि हम किसी बीमारी या चोट आदि से मुक्त रहते हैं। लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है, जो स्वास्थ्य है ना केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। और आपने उपयुक्त कोलाज में से केवल कुछ स्थितियों को ही स्वास्थ्य से जोड़कर देखा होगा। तो कुछ स्थितियों को ही हम लोग क्या है स्वास्थ्य से जोड़कर देखे होंगे। प्रायः हम ध्यान नहीं देते कि उपयुक्त हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से है। तो क्या है, तो जो उपयुक्त हर स्थिति जो है वो संबंध स्वास्थ्य से है। और बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना है, जो बीमारी के कारण ऐसे कारण भी है उस पर भी विचार करना आवश्यक है, जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वे सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे। बात करेंगे अगर सभी लोगों को स्वस्थ पानी मिले, स्वच्छ पानी मिले और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो सभी लोग स्वस्थ रहेंगे। और दूसरी ओर यदि लोगों को भरपेट भोजन न मिले अथवा उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो उनकी बीमार पड़ने की संभावना अधिक है। अगर किसी को ज़रूरत के अनुसार उसे भोजन ना मिले, भरपेट उसको भोजन ना मिले, उसे घुटन भरी जगह पर रहना पड़े या घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े या तो उनके लिए क्या हो जाता है, वो बीमार का कारण बन जाता है, बीमार पड़ने की संभावना अधिक हो जाती है। हम सब चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें चुस्ती से और ऊंचे मनोबल के साथ करें। तो हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग जो भी कार्य करें तो काफ़ी चुस्ती और काफ़ी हर्ष उल्लास से करें और ऊंचे मनोबल के साथ करें। सुस्त और आक्रमणीय रहना, जो सुस्त है, लेजी और आक्रमणीय रहना, चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डरे सहमे में रहना स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं है। ठीक है, जो सुस्त और जो आक्रमण है बिना काम के, फिर चिंता से, और जो लंबे समय तक जो काफ़ी डरे समय में रहना, ये स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं है। तो हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए और हमारे जीवन के ये सभी पहलू स्वास्थ्य के हिस्से हैं। भय मुक्त रहेंगे, तनाव मुक्त रहेंगे तो हमारे जीवन भी स्वस्थ रहेंगे और ये सब हमारे स्वास्थ्य के पहलू हैं। बात करेंगे भारत में स्वास्थ्य सेवाएं। आइए भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की कुछ पहलुओं का परीक्षण करें। यदि दी गई तालिका की प्रथम तथा द्वितीय स्तंभों में दिखाई गई स्थितियों की तुलना कीजिए। तो देखते हैं, दो तालिका दिया गया और उसमें जो तुलना है उसमें क्या तुलना है उसको देखेंगे। संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। लगभग हर वर्ष यानी 30,000 से अधिक नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। कितने? लगभग 30,000 से भी
अधिक नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। अब भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। जो डॉक्टर होता है वो अधिकतर क्या होते हैं, शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टर की संख्या काफ़ी कम है। तो बात करेंगे जो डॉक्टर होता है ना, तो अधिकतर क्या होते हैं, शहरी क्षेत्र में बसे होते हैं। लेकिन जो शहर के लोग हैं तो उन लोगों के लिए तो आसान होता है, लेकिन जो ग्राम के लोग हैं और ग्रामीण लोगों को उस डॉक्टर तक पहुंचने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा लंबी दूरी तय करना पड़ता है। और हम बात करेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या भी ज़्यादा होती है और वहाँ पर डॉक्टर की संख्या कम होती है। अब बात करेंगे तो भारत देश में हर साल लगभग कितने 30,000 से भी अधिक डॉक्टर की योग्यता प्राप्त करते हैं। इतने डॉक्टर होने के बावजूद भी ग्रामवासियों के लिए डॉक्टर की कमी का मुकाबला करना पड़ता है। और पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में काफ़ी वृद्धि हुई है और 1950 में भारत में केवल 2,717 अस्पताल थे और 1991 में 11,174 अस्पताल थे और सन 2017 में यह संख्या बढ़कर 23,583 हो गई। तो पहले कितना थे, 1950 में 2,717 थे। बात करेंगे 1991 में तो 11,117 हो गया, 174 हो गया और 2017 की बात करें तो 23,583 हो गया। तो दिन ब दिन अस्पतालों की संख्या बढ़ रही है और उसकी संख्या स्थान भी बढ़ रही है। ठीक है। आज देखिए भारत में करीब 5 लाख लोग प्रति वर्ष तपेदिक यानी टीबी से मर जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है। यह संख्या कम नहीं हो रही है। देखिए फ्रेंड्स, जो भारत देश में इतने सारे बेड है, इतने सारे हॉस्पिटल हैं, तब भी भारतवर्ष में 5 लाख से अधिक लोग 5 लाख लोग प्रतिवर्ष लगभग में कितना 5 लाख लोग प्रतिवर्ष तपेदिक यानी टीबी से मर जाते हैं। और स्वतंत्रता प्राप्ति की बात करें तो तब से अब तक संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और हर वर्ष जो मलेरिया है, मलेरिया की बीमारी से लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है और यह संख्या कम नहीं हो रही है। और देखिए भारत में विदेशों से भी बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु चिकित्सा पर्यटक आते हैं और वही उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पतालों में आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों से की जा सकती है। फ्रेंड्स, भारत में कई ऐसे लोग भी आते हैं इलाज कराने हेतु, चिकित्सा पर्यटक के लिए आते हैं और वे लोग ऐसे जगह पर, ऐसे अस्पतालों पर चिकित्सा कराते हैं, इलाज कराते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों से की जा सकती है। और हम सब पीने का जो स्वच्छ पानी, जो स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। संचारणीय बीमारियां पानी के द्वारा एक से दूसरे को लगती है। इन बीमारियों से 21% जल जनित होती है, जैसे हैजा हो गया, आपका पेट के कीड़े हो गया, जैसे हेपेटाइटिस। हमारे देश में क्या है, जो पीने का स्वच्छ जल है ना, वो उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। इसके चलते संचारणीय जो फैलने वाला बीमारी है, पानी के द्वारा फैलने वाला बीमारी है, वो 21% जल जनित होती है, जैसे हैजा हो गया, पेट के कीड़े हो गया और हेपेटाइटिस। ये सारी बीमारी पानी के चलते फैलता है। और भारत विश्व का दवाइयाँ निर्मित करने वाला तीसरा बड़ा देश है। देखिए फ्रेंड्स, दवाई निर्मित करने में भी भारत पीछे नहीं है, ये तीसरा नंबर में है और यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात होता है। लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं जिनको सही समय पर दवाई नहीं मिल पाती है और किसी किसी को दवाई मिल ही नहीं पाती है, जिसके चलते उसका प्राण चला जाता है। और भारत के समस्त, देखिए दूसरा साइड में, भारत के समस्त बच्चों में से आधों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है और वे अल्पपोषण के लिए शिकार रहते हैं। तो बात करेंगे जो भारत के ऐसे भी बच्चे हैं तो जहाँ पर आधा से भी ज़्यादा बच्चों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है और वे क्या हो जाते हैं, कुपोषित यानी अल्पपोषण के शिकार रहते हैं। बात करेंगे बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए। तो बीमारियों से बचाव और उनका उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, जैसा स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, जैसा अस्पताल होना चाहिए और परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं होनी चाहिए और एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक आदि जो मरीजों को आवश्यक
सेवा और देखभाल उपलब्ध करा सके। ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों जैसे नर्स हो गया, जैसे आपका नर्स हो गया, योग्य डॉक्टर हो गया, अन्य विशेषज्ञों की ज़रूरत है। तो हमारे देश की अस्पतालों को परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएँ होनी चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, फिर एम्बुलेंस की सुविधा भी होनी चाहिए और ब्लड बैंक की सुविधा भी होनी चाहिए। जो मरीजों को क्या होगा, आवश्यक अनुसार उसकी देखभाल किया जा सकता है। फिर उसको ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था चलाने के लिए हमें क्या होना चाहिए कि अस्पतालों में हमें स्वास्थ्य सेवक होना चाहिए, जैसे नर्स हो गया, जैसे योग्य डॉक्टर हो गया तथा अन्य विशेषज्ञों की भी ज़रूरत है, जो परामर्श दे सके, रोग की पहचान कर सके और इलाज कर सके। मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयाँ व उपकरण भी चाहिए। जो मरीज है, जो पेशेंट है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, आवश्यक दवाई, जो ज़रूरत अनुसार दवाई है, और फिर जो उपकरण चाहिए, जो उपकरण जिस बीमारी के लिए ज़रूरत होता है उसके अनुसार चाहिए। तो फिर जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है। तो इससे क्या होता है, हमारे बीमारी हालत को जल्दी से सुधारा जा सकता है और इन सारे उपकरणों, इन सारे दवाइयों का हमारी बीमारी के समय में इलाज के लिए सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है। इधर देखेंगे, भारत प्रायः ये कहा जाता है कि हम सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में असमर्थ है। तो भारत क्या कहता है कि प्रायः ये कहा जाता है, भारत में प्रायः क्या कहा जाता है कि हम लोग स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में असमर्थ है, क्योंकि सरकार के पास इसके लिए पर्याप्त धन और सुविधाएं नहीं है। पृष्ठ संख्या 14 पर दिए गए बाएं हाथ के स्तंभ को पढ़ने के बाद क्या आप इसे सही मानते हैं, चर्चा कीजिए। तो क्या ये सही बात है, चर्चा करना है, क्या ये सही है? आप सोच करके बताइएगा। भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल हैं। देखिए, भारत में बड़ी संख्या में क्या कहेंगे, जो डॉक्टर है, फिर दवाखाना और अस्पताल है, और देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव भी है और ज्ञान भी उपलब्ध है। देखिए, यहाँ पर डॉक्टर भी है, दवाखाना भी है, अस्पताल भी है, और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें सरकार चलाती है। तो ऐसे क्या है, ये सब सरकार द्वारा चलाई जाती हैं, और सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में असमर्थ है, जो सैकड़ों और हजारों गाँवों में फैल चुकी है। और इस विषय पर हम बाद में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। और साथ ही चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति हुई है, और जिसके चलते देश में इलाज की नई तकनीकी और विधियां उपलब्ध हैं। तो साथ में क्या हुआ, जो चिकित्सा विज्ञान है वो काफ़ी ज़्यादा प्रगति में हुई है, और जिसके चलते देश में इलाज की नई तकनीकी भी और जो विधियाँ भी उपलब्ध है। देखिए फ्रेंड्स, ये सरकारी अस्पतालों की मरीजों को अक्सर ऐसी लंबी लाइनों में, जब हम सरकारी हॉस्पिटल जहाँ पहुँचते हैं तो मरीजों को इस प्रकार से लाइन में खड़ा रहना पड़ता है और घंटों तक इंतज़ार करना पड़ता है। अब देखेंगे, फिर भी दूसरा स्तंभ दिखता है। हमारे देश में इतने सारे चीज़ तो उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी हमारा दूसरा स्तंभ यह दिखाता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है। तो फिर भी हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति काफ़ी खराब है। उपयुक्त सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। तो उपयुक्त सकारात्मक विकास हो जाने के बाद भी हम जनता को क्या करते हैं, उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ है। यह विरोधाभासजनक स्थिति है जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है और अनुभवी व्यक्ति भी हैं, फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। हम इस अध्याय में इसके कुछ कारणों को जानेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम लोग कुछ इस अध्याय में जानेंगे। एक, इलाज का खर्च। अमन और रंजन अच्छे मित्र हैं, दो फ्रेंड है, अमन और रंजन। रंजन का परिवार साधारण संपन्न है। तो जो रंजन का परिवार है वो साधन संपन्न है। क्या है, वो साधन संपन्न है। जबकि अमन के माता पिता जैसे तैसे गुजारा चलाते हैं। तो अमन के माता पिता क्या है, जैसे तैसे मतलब गरीबी की हालत से गुजारा चलाते हैं। और तो एक दिन दोनों से मुलाकात होती है। तो क्या कहते हैं, रंजन बोल रहा है अमन को, अरे अमन, बड़े दिनों बाद मिले हो, कैसे हो? तो फिर अमन बोल रहा है कि मुझे वायरल बुखार हो गया था और अस्पताल जाना पड़ा।
तो अमन बोल रहा है कि मुझे वायरल बुखार हो गया था, मुझे अस्पताल जाना पड़ा। अच्छा, मुझे भी वायरल हुआ था। तो रंजन बोल रहा है कि मुझे भी वायरल हुआ था, मैं इसी सोमवार से स्कूल आ रहा हूँ। लेकिन मुझे भी वायरल हुआ था, लेकिन मैं इसी सोमवार से स्कूल आ रहा हूँ। मेरे डैडी किंग्से के नए अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने ले गए थे। तो उसका जो पापा है वो किंग्से के जो नया अस्पताल है उस पर दिखाने के लिए ले गया था। वहाँ बहुत ही अच्छा लगा। तो जो रंजन है वो बता रहा है कि वहाँ पर एक नया हॉस्पिटल है, वहाँ पर दिखाने ले गया और वहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर अमन बोल रहा है, नहीं, ये अभी रंजन का बात पूरा नहीं हुआ है। देखिए, अस्पताल की बिल्डिंग ऐसे चकाचक दिखती थी कि मुझे लगा कोई 5 सितारा होटल है। डैडी कह रहे थे कि यह एक प्राइवेट अस्पताल है और बढ़िया से बढ़िया क्या है, बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं यहाँ मिलती है। तो बढ़िया से बढ़िया, अच्छा से अच्छा जो सुविधा है वहाँ पर मिलती है। काफ़ी सुंदर हॉस्पिटल है। देखिए, अमन का, ये रंजन का हॉस्पिटल, और वहाँ पर बहुत सारे सुविधाएं हैं जैसे 5 सितारा होटल के समान। अब देखिए, रिसेप्शन काउंटर पर डैडी को 500 रुपये देने पड़े। तो फिर रंजन बता रहा है कि जो रिसेप्शन काउंटर है, ये रिसेप्शन काउंटर है, उसका पापा इसको 500 रुपये दे रहा है। और वहाँ पर क्या क्या बड़ा अच्छा संगीत बज रहा था। तो फिर क्या हो रहा था, जो 500 रुपया डॉक्टर को दिखाने से पहले ही पता है, वहाँ क्या कहेंगे, वहाँ पर क्या होता है, बहुत अच्छा संगीत बज रहा था और सब कुछ कितना साफ़ सुथरा और जगमग था। सब कुछ कितना अच्छा लग रहा था, काफ़ी सुंदर चमक दमक था, वहाँ पर संगीत भी बज रहा था। इन सारी चीज़ों को देखकर रंजन को काफ़ी अच्छा लग रहा था। डॉक्टर ने बहुत से परीक्षण करवाने को कहा। डॉक्टर ने क्या किया, बहुत सारे जांच करवाने के लिए कहा। पर वहाँ तो सब लोग दोस्तों की तरह बात कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर जो लोग थे ना, सब लोग फ्रेंड्स की भांति बात कर रहे थे। और एक महिला ने जांच के लिए मेरा खून लिया, तो एक लेडी उनका खून लिया और उसने बातों बातों में खूब मजाक किया और मुझे दर्द का पता ही नहीं चला। तो उनके साथ काफ़ी ज़्यादा मजाक हुआ। फिर उसे खून लेने का जो दर्द होता है, जो नीडल, जो क्या बोलते हैं, सिरिंज उस पर जो लगता है, तो उसका जो दर्द होता है वो उसे पता ही नहीं चला। क्या तुमने रियलिटी टीवी पर बैटमैन वाला चुटकुला सुना है? तो देखिए, ये लेडी पूछ रही है इस रंजन से कि क्या तुमने, देखिए किस प्रकार से इसका जो खून लिया जा रहा है सैंपल के लिए, तो उससे ये लेडी उनसे बात कर रही है, पूछ रही कि जो टीवी पर बैटमैन वाला जो चुटकुला है तो क्या तुमने सुना है? तो फिर बच्चा बोल रहा है, रंजन, हाँ तो छोटे जनाब, ये गुलाबी गोली, देखिए इधर। तो इस प्रकार से ये चुटकुला सुनाते हुए, इसको खुश करते हुए इसका खून ले ली और उसे पता भी नहीं चला। अब इधर देखते दूसरा वाला, हाँ तो छोटे जनाब, ये गुलाबी गोली दिन में 2 दफ़ा, दिन में क्या कहेंगे 3 दफ़ा लेनी है, और यह सफ़ेद वाली सोने से पहले। तो इस तरह से गोली दिया उसको, एक गुलाबी वाली और एक सफ़ेद वाली। ये एक सिरप है, घबराओ नहीं। फिर सिरप दिया, गुलाबी गोली दिया गया, फिर सफ़ेद गोली दिया गया, फिर एक सिरप भी दिया गया। और ये शरीर के दर्द के लिए, ये क्या है, शरीर के दर्द के लिए ये एक सिरप है, घबराओ नहीं, बढ़िया स्वाद है। तो इसका स्वाद जो होगा बहुत अच्छा होगा। इस प्रकार से डॉक्टर ने बता के उसे दिया। धन्यवाद डॉक्टर। फिर रंजन ने उसको, डॉक्टर को धन्यवाद किया, मुझे तो अभी से ठीक लगने लगा। फिर रंजन बोल रहा है कि मुझे तो अभी से ठीक लगने लगा, और वो धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ा। तुम्हें ये सारी बातें बताने के लिए मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। अच्छा, अपनी तो कहो, तुम किस अस्पताल में गए थे? तो फिर रंजन बोल रहा है कि ये सब बातें तुम्हें बताने के लिए मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। और फिर बोल रहा है कि अच्छा, तो तुम तो बताओ कि तुम कौन से अस्पताल गए थे? वो तुम्हारे वाला अस्पताल जितना अच्छा तो नहीं था। पहले तो अब्बा मुझे ले ही नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि इसमें समय बहुत लगने वाला था। तो अमन बोल रहा है कि नहीं, जो तुम्हारे वाला हॉस्पिटल था तो उस तरह का हॉस्पिटल मेरा नहीं था। पहले तो मेरे पापा वहाँ पर हॉस्पिटल ले जाना ही नहीं चाहता था। फिर काफ़ी देर के बाद अब्बा ने उसे ले गया और वहाँ पर बहुत ज़्यादा समय लगा, ये अमन बता रहा है। और सच में कितना ज़्यादा समय लगा,
तो फिर रंजन बोल रहा है कितना ज़्यादा समय लगा। तो हम एक बड़े से सरकारी अस्पताल में गए। हमें ओपीडी काउंटर पर ही एक लंबी लाइन में इंतज़ार करना पड़ा और मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी कि मैं पूरे समय अब्बा के सहारे टिका रहा। तो फिर बता रहा है कि मैं एक बड़े सरकारी अस्पताल में गए और वहाँ पर ओपीडी के लिए ओपीडी काउंटर पर एक ही लंबी लाइन में खड़ा रहा और काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा और मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी। एक तो पहले घर से तबीयत खराब, ऊपर से वहाँ पर खड़ा रहना पड़ा, जिसके चलते वो अपने अब्बा के सहारे टिका रहा। पूरे समय तक अब्बा के सहारे, अपना पापा के सहारे टिका रहा। हमें 3 दिन बाद खून की जांच का नतीजा मिला। उससे 3 दिन के बाद खून का नतीजा मिला, ब्लड टेस्ट का रिजल्ट मिला। फिर हम वापस अस्पताल गए और उस दिन वहाँ कोई दूसरी डॉक्टर बैठी थी। पहला दिन जो खून का सैंपल लिया उस दिन डॉक्टर अलग था। फिर दूसरा दिन जब 3 दिन के बाद जो उसे रिजल्ट मिला, खून का जो नतीजा है, वो जो खून की जांच का जो नतीजा है वो मिला, तो उस दिन वहाँ पर कुछ दूसरी डॉक्टर बैठी थी। मुझे उसका ओपीडी कार्ड दिखाओ। फिर वो पूछ रही कि उसका ओपीडी कार्ड दिखाओ और खून की रिपोर्ट जल्दी करो। तो फिर बोल रहे कि खून का रिपोर्ट जो है उसको जल्दी करो। ऐसे वायरल हुआ लगता है, कोई फिक्र की बात नहीं है। बुखार उतारने की ये गोली इसे देनी है बस, और कुछ नहीं। तो फिर उसे अमन को वो डॉक्टर ने बुखार उतारने वाली दवाई दे दी और बोली कि इसको वायरल बुखार था, इसके लिए दवाई दे देते हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, वायरल बुखार से ज़्यादा कुछ नहीं है। इस प्रकार से वो डॉक्टर ने बताई। मेरा अस्पताल था तो बहुत बढ़िया, पर उन्होंने मुझे ज़्यादा दवाइयाँ दे दी और मेरे इलाज में ज़्यादा खर्च हो गए। तो फिर रंजन बोल रहा है मेरा अस्पताल तो बहुत बढ़िया था, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा दवाइयाँ दे दी और बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च हुआ। अच्छा, मेरे इलाज में तो ज़्यादा खर्च नहीं हुए। फिर अमन बोल रहा है मेरे इलाज में ज़्यादा खर्च नहीं हुए। अब देखेंगे जो सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसमें क्या भिन्नताएं हैं। तो उपयुक्त कहानी से आप समझ गए होंगे कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को 2 मोटे वर्गों में बांट सकते हैं। पहला एक तो सार्वजनिक, दूसरा प्राइवेट, निजी। सार्वजनिक सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं क्या है? सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला है। तो क्या एक श्रृंखला है ना, अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है और ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े होते हैं। तो ये क्या होता है, सेंटर से और अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं। और क्या है, जिससे ये शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को, जो अर्बन और रूरल एरिया है दोनों एरिया को क्या करते हैं, सुविधाएं प्रदान करते हैं। सभी बीमारियों जैसे कि साधारण से लेकर विशेष देखभाल ज़रूरत वाली, मतलब सभी प्रकार की बीमारी, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, सभी प्रकार की बीमारी का इलाज प्रदान करते हैं। ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है। जो ग्राम होता है ना, वहाँ पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है और जहाँ पर आए एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। तो वहाँ पर क्या होता है, एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। उन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और वो ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर की देखरेख में कार्य करते हैं। तो उसे सामान्य बीमारी के बारे में ये इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और उसे क्या होता है, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर की देखरेख में कार्य करते हैं। तो क्या है, वो पहला जो स्वास्थ्य केंद्र है, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, तो उसके अनुसार डॉक्टर की देखरेख में कार्य करते हैं। और फिर ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र कई गाँवों की ज़रूरतों को पूरा करता है। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है। जो जिला स्तर होता है वहाँ पर जिला अस्पताल होता है, जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्र की देखरेख करता है। बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं। जो बड़ा शहर है उस पर कई सरकारी अस्पताल होते हैं। जैसे एक वह था जिसमें अमन को ले जाया गया था। जैसे कि बात करें तो अमन को जिस जिला वाला, जो बड़े शहर वाला जो अस्पताल है उस पर ले गया था। और ऐसे भी विशिष्ट सरकारी अस्पताल भी हैं और ऐसे भी बहुत विशेष वाले सरकारी हॉस्पिटल भी है ना। हमें सरकार को कर क्यों नहीं देना पड़ता, हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए? तो फिर देखिए इधर फ्रेंड्स, हमें सरकार को कर देना क्यों चाहिए? तो सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग विभिन्न प्रकार की क्या है, जो सार्वजनिक सेवाओं को मुहैया करवाने में खर्च करती है, जिससे सभी नागरिकों को फायदा होता है। जो सार्वजनिक खर्चा है तो उसको पूरा करने के लिए हमें कर देना जरूरी होता है। और जो सार्वजनिक सेवा है वो सभी नागरिकों को
मिलता है और फायदा होता है। देखेंगे प्रतिरक्षा, पुलिस, न्यायिक अवस्था, राजमार्ग इत्यादि कुछ सेवाओं से सभी नागरिकों को लाभ होता है, अन्यथा इन सेवाओं की व्यवस्था स्वयं नागरिक नहीं कर सकते। बात करेंगे प्रतिरक्षा, ठीक है, फिर पुलिस हो गया, फिर न्यायिक व्यवस्था हो गया, राजमार्ग हो गया, इन सारे सेवाओं से क्या होता है, जो सभी नागरिक हैं उन सबको लाभ होता है, अन्यथा इसके बिना इन सेवाओं की व्यवस्था सभी नागरिक नहीं कर सकते। तो इसके बिना ये सारी सेवा सभी नागरिक नहीं कर सकते। करों से कुछ विकासात्मक कार्यक्रम, तो फिर देखिए कर जो है ना उससे क्या क्या विकासात्मक कार्यक्रम है, क्या क्या डेवलपमेंट एक्ट कार्यक्रम है ना, सेवाएं उपलब्ध होती, जैसे शिक्षा हो गया, जैसे स्वास्थ्य हो गया, जैसे रोजगार हो गया, जैसे सामाजिक कल्याण हो गया, जैसे व्यावसायिक प्रशिक्षण हो गया इत्यादि, जिनमें ज़रूरतमंद नागरिकों को लाभ मिलते हैं, जिसमें जो ज़रूरतमंद नागरिक है उन सबको लाभ मिलता है। करों से प्राप्त धन का उपयोग कुछ प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी आदि मामलों में राहत एवं पुनर्वास के लिए भी किया जाता है। तो जो कर मिलता है ना उससे, जैसे प्राकृतिक आपदा हो गया, उन सारी चीज़ों से निपटने में भी ये कर के द्वारा जो पैसा आता है उनसे पूरा होता है। अंतरिक्ष, परमाणु एवं प्रक्षेपास्त्रों से संबंधित कार्यक्रमों को भी करों के द्वारा प्राप्त राजस्व से ही चलाया जाता है। तो फिर बात करेंगे स्पेस या एटम बम हो या प्रक्षेपास्त्र हो, संबंधित सभी कार्यक्रमों को भी करों के द्वारा प्राप्त राजस्व से ही चलाया जाता है। तो जो हम लोग टैक्स देते हैं उसके द्वारा ही राजस्व का काम है। उन जो अंतरिक्ष हो गया, परमाणु हो गया, प्रक्षेपास्त्र हो गया, इन सारे कार्यक्रमों को भी करों के द्वारा ही प्राप्त राजस्व से चलाया जाता है। सरकार खास तौर से गरीबों को कुछ सेवाएं प्रदान करती है। तो बात करेंगे जो खास तौर पर जो गरीब लोग हैं तो उनके लिए कुछ सेवाएं प्रदान करती है, तो वे बाजार से नहीं खरीद पाते। इसका एक उदाहरण है स्वास्थ्य संबंधी सेवा है। इसका क्या उदाहरण है? एक स्वास्थ्य संबंधी सेवा है। हम स्वास्थ्य सेवा को कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है। तो देखिए इस स्वास्थ्य सेवा को देखिए फ्रेंड्स, इस स्वास्थ्य सेवा को कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है। सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए ये अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं, और इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। इसलिए ये सुविधाएं सबके लिए है। और सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर देना है। तो जो सार्वजनिक जो स्वास्थ्य व्यवस्था है तो इसमें निःशुल्क या तो सबसे कम शुल्क पर कम कीमत पर इसे देना चाहिए, जिससे गरीब लोग भी इलाज करा सके। स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य बीमारियों जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना। तो स्वास्थ्य सेवाओं का क्या है? जैसे टीबी हो गया, मलेरिया हो गया, पीलिया हो गया, दस्त लगना जैसा, हैजा, चिकनगुनिया आदि जैसे बीमारी को फैलने से रोकना भी है। तो फिर इस सारे बीमारी को फैलने से रोकना भी है, और इसकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है। तो फिर लोगों के कॉर्पोरेट के द्वारा करनी होती है, अन्यथा यह असफल हो जाएगी। असफल हो जाएगी। अगर लोग साथ नहीं देंगे, सहयोगी नहीं बनेंगे तो ये क्या हो जाएगा? असफल हो जाएगी। उदाहरण के लिए मच्छरों को पैदा होने से रोकने के लिए अभियान को सफल बनाने के लिए यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्षेत्र के सभी लोग अपने कूलरों व घर की छतों आदि पर एक पानी एकत्र न होने दें। बात करेंगे कि मच्छर ना फैले, तो इसके लिए सभी लोगों को क्या करना होगा कि जो कूलर है, जो घर के छत है, उन सब पर पानी एकत्र न होने दें। देखिए फ्रेंड्स, एक गांव के एक स्वास्थ्य केंद्र में मरीज को दवाई देती एक डॉक्टर है। हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है, और सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। तो सरकार को हर व्यक्ति के जीवन है तो उसके लिए उसका अधिकार है कि रक्षा करनी है। तो सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज नहीं प्रदान कर पाता है
तो इसका तात्पर्य है कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही है। ठीक है, अगर कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज नहीं प्रदान कर पाता है तो इसका तात्पर्य क्या हो गया कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही है। और अदालत ने यह भी कहा है कि यह सरकार का कर्तव्य है कि वह मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दे और जिससे आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित हो। तो जो आपातकाल जो आकस्मिक इलाज है तो वो भी सम्मिलित हो और जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो भी प्रदान करें। अस्पताल और स्वास्थ्य संबंधी जो अस्पताल है और जो स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारी हैं तो उन सबको आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। तो जो अस्पताल हैं उनके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारी हैं तो उन सबको क्या आवश्यक है कि उसे इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, लोगों को इलाज कराने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। एक सरकारी अस्पताल में अपने बीमार बच्चे के साथ एक औरत है। ये यूनिसेफ के अनुसार हर साल 10 लाख बच्चे ऐसे संक्रमणों से मर जाते हैं जिन्हें रोक पाना संभव है। तो ये यूनिसेफ के अनुसार एक क्या है, एक बच्चे और एक औरत है जो 10 लाख बच्चे ऐसे संक्रमणों से क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, जो संक्रमित है और ऐसे संक्रमणों के चलते 10 लाख बच्चे मर जाते हैं जिन्हें रोक पाना तो संभव है लेकिन रोक नहीं पाते हैं, रोकते नहीं हैं। हमारे देश में देखिए, अब देखेंगे निजी स्वास्थ्य सेवा के बारे में। हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती हैं और बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। तो देखिए बहुत सारे जगह पर निजी प्राइवेट हॉस्पिटल है और प्राइवेट डॉक्टर अपने निजी दवाखाने भी चलाते हैं, औषधालय भी चलाते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर पंजीकृत जो चिकित्सा व्यवसायी है RMP मिल जाते हैं ना। अब बहुत से विशेषज्ञ की जिनमें क्या है, शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर भी हैं जिनमें से बहुत से विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करते हैं। और निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल व नर्सिंग होम भी है। काफ़ी संख्या में प्रयोगशालाएँ हैं जो परीक्षण करती है, वो विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। तो काफ़ी संख्या में क्या है, अस्पताल नर्सिंग होम भी है और क्या कहेंगे, जो परीक्षण करती है और विशेष सुविधाएं उपलब्ध भी कराती हैं, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि। ऐसी दुकानें भी हैं जहां से हम लोग दवाइयाँ खरीद सकते हैं। तो एक्सरे हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया और ऐसी दुकानें भी हैं जहां पर हम लोग दवाई खरीदते हैं। आगे देखेंगे, ये दिल्ली के एक प्रमुख निजी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद मरीजों की देखभाल का कमरा है। जैसा कि इनके नाम से ज्ञात होता है कि निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता है। तो इसके नाम से ही पता हो जाता है कि जो निजी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वहाँ पर सरकार का स्वामित्व मतलब सरकार का हक क्या कहेंगे, सरकार का मालिकाना हक या उस पर नियंत्रण नहीं होता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य उसका कंट्रोल नहीं होता है, सरकार का कंट्रोल इसमें नहीं होता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है। तो क्या होता है, जो सार्वजनिक हॉस्पिटल है उसकी तुलना में इस निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में लोगों को बहुत ज़्यादा धन व्यय करना पड़ता है। आज निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई देती हैं। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल भी चलाती हैं और कुछ कंपनियां दवाइयों को बनाने और बेचने में भी लगी है और शहरों के कोने कोने में दवाइयों की दुकानें देखी जा सकती हैं। तो बहुत सारी जगह पर दवाइयों की दुकानें भी लग चुकी है और कई कंपनियां दवाई को बनाने और बेचने में भी लगी है और बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल भी चलाती हैं। ये सारी चीज़ हमारे देश पर उपलब्ध है और हो रही है। स्वास्थ्य सेवा और समानता, क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं? तो हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहाँ निजी सेवाएं तो बढ़ रही है परंतु सार्वजनिक नहीं। यहाँ पर तो क्या हो रहा है, जो निजी सेवाएं हैं वो तो बढ़ रही है परंतु जो सार्वजनिक है वो नहीं। ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती है। तो ऐसी अवस्था में क्या होगी, जो लोग हैं उसको ज़्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल को ही अपनाना पड़ता है और अपनाने के लिए मजबूर भी हो जाता है, क्योंकि जो सार्वजनिक सेवा है वहाँ की दशा दिन ब दिन क्या कहेंगे, वहाँ पर कम मिलती है, वहाँ की सुविधा भी कम मिलती है। इसके चलते जो सार्वजनिक हॉस्पिटल है वह सेवा के मामले में कम है।
ये शहरी क्षेत्र में केंद्रित है। देखिए जो निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो, देखिए जो निजी सेवाएं है ना, तो ये शहरी क्षेत्र में केंद्रित है और इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक रहता है। तो इन सारे जो निजी सेवाएं क्षेत्र है वहाँ पर अपेक्षाकृत सेवा का मूल्य जो है अपेक्षाकृत अधिक रहता है। दवाइयाँ महंगी होती है, बहुत से लोग उन्हें खरीदने में समर्थ नहीं होते। जो दवाइयाँ होती है वो काफ़ी महंगी होती है और इसलिए जब परिवार में बीमार होती है तो उन्हें ऋण लेना पड़ता है। जब कोई परिवार में बीमारी होती है तो उसे ऋण लेना पड़ता है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता कहता है कि जहाँ तक संभव हो प्रत्येक चिकित्सक को औषधियों के जेनरिक नाम ही उपचार पर्ची में लिखने चाहिए। तो जहाँ तक संभव हो सके लोग जो चिकित्सक है उन सारे को चिकित्सक लोग औषधियों के जेनरिक नाम ही उपचार पर्ची में लिखनी चाहिए, ताकि लोगों को क्या होगा, इसे सुनिश्चित करना चाहिए कि यह युक्ति युक्त और उपयुक्त रूप में हो। तो ये क्या होना चाहिए, युक्ति युक्त होना चाहिए, मतलब पूरा सोचा समझा तरीका होना चाहिए और इसे उपयुक्त रूप में हो, और ये काफ़ी उपयुक्त रूप में हो ना। कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए प्राय ऐसे कार्य को प्रोत्साहित करती है जो सही नहीं है। कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उनके प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए प्राय देखा जाता है कि कुछ चिकित्सक ज़रूरत से ज़्यादा दवाइयाँ, इंजेक्शन या सेलाइन आदि की सलाह देते हैं, जबकि साधारण इलाज भी पर्याप्त हो सकता है। तो कुछ निजी हॉस्पिटल में क्या होता है, बहुत ज़्यादा दवाई, बहुत ज़्यादा सेलाइन, बहुत ज़्यादा जाँच करवाने के लिए भी दे देता है, जिसके चलते लोगों को दिक्कत होती है। और जबकि साधारण इलाज भी उससे पर्याप्त हो सकता था और उससे ठीक हो सकता था, लेकिन कुछ निजी हॉस्पिटलों में ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा दवाई लिख देते हैं, बहुत ज़्यादा जांच करवाने के लिए लिखा देते हैं, और इस प्रकार से उन्हें बहुत ज़्यादा पैसों की खर्चा का सामना करना पड़ता है। देखिए जन औषधि मेडिकल स्टोर, दाम कम दवाई उत्तम। जन औषधि मेडिकल स्टोर्स in a chain of medical stores initiated by the central government to offer quality generic medicines at much lower prices। तो काफ़ी कम पैसा में जेनरिक औषधि का ये दुकान है और वहाँ पर पर्चा दिया गया है। As a consumer you want branded medicines at higher prices or same generic medicines at lesser prices। जो ब्रांड मेडिसिन है तो उसको हायर प्राइसेस में है, और जो उसके सेम है वो जेनरिक मेडिसिन है तो उसको लेसर मतलब कम पैसा में भी उपलब्ध है। तथ्य यह है कि जनसंख्या के 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम होते हैं, और वे लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते हैं दवा संबंधी खर्चों को उठाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। और एक अध्ययन में ये पाया गया है कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट के कारण भर्ती होते हैं तो उनमें से 40% लोग खर्चों का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं और अपनी कुछ संपत्ति बेचते भी हैं। तो कुछ लोग जब हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं तो उसमें से 40% लोग क्या हो जाते हैं, खर्चा उठाने के लिए उधार लेना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है, फिर और अपनी कुछ संपत्ति को बेचना पड़ता है। अगर ज़रूरत पड़े उधार की तो उधार भी लेना पड़ता है, अगर कुछ सामान है तो उसको बेच करके वो अपना इलाज कराते हैं। ग्रामीण इलाकों में अक्सर एक जीप ही मरीजों के लिए चलता फिरता दवाखाना बनकर आती है। तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, एक जीप जो चलती फिरती मैंने मोबाइल दवाखाना, बात करें मोबाइल दवाखाना तो उसके नाम से भी सही रहेगा। तो मोबाइल दवाखाना है जो चलता फिरता एक जगह से दूसरी जगह अपना दवाई लोगों के पास पहुंचाते हैं। तो ये कहाँ का ही ग्रामीण इलाके की बात है। अब देखें ग्रामीण लोगों के लिए परिवार में जो ग्रामीण परिवार है, गरीब लोगों के लिए जो परिवार में ही हर बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। जो गरीब लोग हैं तो उसके पास ही क्या हो जाता है, चिंता और मुसीबत का कारण बन जाता है, और उसमें हर जगह हर बीमारी प्राय गरीब लोगों के पास कुछ ना कुछ, या बात करें हर बीमारी का कुछ ना कुछ सिम्टम मिल ही जाता है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति बार बार आती है। एक बार बीमार पड़े तो अच्छा दवाई नहीं मिलता है, अच्छा स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पाता है, जिसके चलते थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है लेकिन फिर उसे दोबारा जकड़ लेता है। इस कारण से
ऐसी स्थिति उनका बार बार आती रहती है। और गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं। बात करेंगे गरीब लोग तो पहले ही वो पोषण का शिकार होते हैं और ये परिवार उतना भोजन नहीं खाते जितना उन्हें खाना चाहिए। और उन्हें जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं जैसे पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरण तथा उपलब्ध नहीं हो पाता है और इसलिए उनकी बीमार पड़ने की संभावना अधिक रहती है। देखिए, बीमारी पर होने वाले खर्चे से उनकी हालत और ख़राब होती जाती है। तो बीमारी से जो होने वाला खर्चा है तो उनका हालत और ख़राब होती जाती है ना। देखिए फ्रेंड्स, एक गर्भवती महिला है किस प्रकार से एक योग्य डॉक्टर को दिखाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। कभी कभी केवल पैसों की ही लोगों के बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता। उदाहरण के लिए बात करेंगे, उदाहरण के लिए तो महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता है और कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र कम है और वो भी अच्छी तरह नहीं चलाए जाते हैं और वहाँ निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, केवल पैसा के लिए लोग बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता। अगर बात करेंगे महिलाओं को, तो महिला को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता है और कई आदिवासी क्षेत्र ऐसा भी है जहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र कम है और वे भी अच्छी तरह नहीं चलाए जाते हैं। एक तो केंद्र कम है, स्वास्थ्य केंद्र कम है और वो भी अच्छे से नहीं चलाए जाते हैं, जिसके चलते निजी स्वास्थ्य सेवा भी उपलब्ध नहीं है। और वहाँ पर क्या है, निजी स्वास्थ्य सेवा भी उपलब्ध नहीं है ग्रामीण क्षेत्र पर ना। क्या किया जा सकता है, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। तो इसमें कोई संदेह की बात नहीं कि हमारे देश में स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। ये सरकार का उत्तरदायित्व है कि वो अपनी सब नागरिकों, विशेषकर गरीबों और सुविधाजनों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करे। फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन की आधारभूत सुविधाओं पर और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवा के ऊपर भी। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्ष पर कार्य करना आवश्यक है। तो बात करेंगे लोगों का स्वास्थ्य जीवन जितना जीवन की आधारभूत सुविधाओं पर उनकी जो सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, तो उसी तरह स्वास्थ्य सेवा के ऊपर भी। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्ष पर कार्य करना आवश्यक होता है और ऐसा करना संभव है। हमारे अगले पृष्ठ पर फिर दिए गए उदाहरण देखेंगे। देखिए, ये केरल का अनुभव है। 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। कब फ्रेंड्स? तो 1996 में। और राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया। जो राज्य का पूरा बजट है वो 40% किसको दे दिया? पंचायत को। और अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती थी। तो फिर जो उसका आवश्यकता है उसको योजना प्लानिंग करके उनकी पूर्ति कर सकती थी। ऐसे गांव के लिए पीने का पानी, जो गांव के लिए पीने का पानी होता है, जो आहार होता है, जो औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था है, सुनिश्चित करना संभव हो सका। और इसके फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई और स्कूलों और आंगनबाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया गया और गांव की विशेष समस्या पर ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य केंद्र में भी सुधार किया गया। इन सब कार्यों से स्थिति में सुधार आया और इतने प्रयत्न के बाद भी कुछ समस्याएं तो बनी रही, जैसे दवाइयों की कमी, अस्पतालों में पर्याप्त बिस्तर, और बात करेंगे पर्याप्त डॉक्टरों का ना होना आदि। इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है। और अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करके हम लोग https://gkrala.com गवर्नमेंट इन एंड पर देखना है। ऊपर दिए गए जो भारत का नक्शा है उसमें केरल राज्यों को गुलाबी रंग से दिखाया गया। जो केरल राज्य है उसको गुलाबी रंग से दिखाया गया है, देखिए यहाँ पर। और इस पुस्तक के पृष्ठ 98 पर भारत का नक्शा दिया गया है और इस नक्शे पर अपनी पेंसिल से केरल राज्य का आकृति बनाई। तो ये हम लोग को करना है, भारत का नक्शा को देखकर और उसमें आकृति करना है ना केरल राज्य को। कोस्टारिका का तरीका, अब देखेंगे कोस्टारिका। ये कोस्टारिका है क्या? कोस्टारिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। फ्रेंड्स, कई बार से ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा है, हो सकता है इस बार कोस्टारिका से एक सवाल बन सके। तो कोस्टारिका क्या है? मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। ये मध्य अमेरिका का ना। अब कोस्टारिका ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था
कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे। तो कोस्टा रिका ने क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि वो देश में सेना नहीं रखेंगे और इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले जो धन है लोगों को यानी लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत ज़रूरतों पर खर्च करने में क्या होगा, मिली। और कोस्टा रिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना जरूरी है। तो कोस्टा रिका का जो सरकार है वो मानती है कि देश का विकास होना है तो पहले स्वस्थ होना जरूरी है और इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है। और कोस्टा रिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं व सुविधाएं देती है, जैसे पीने का सुरक्षित पानी और सफाई, पोषण व आवास आदि। स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी भाग है। तो स्वास्थ्य की शिक्षा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है, महत्वपूर्ण हिस्सा है और सभी स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का भी एक जरूरी भाग है। ठीक है फ्रेंड्स, ये चैप्टर इस तरह से समाप्त हुई और मेरी आशा है कि आप लोग को समझ में आ रही होगी। फिर मिलेंगे दूसरे चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।